चलो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किया था, उसके प्रॉब्लम किए थे। फिर ग्रेविटेशनल, फिर पोटेंशियल एनर्जी शुरू किया था। पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। उसमें ग्रेविटेशनल और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी देखा था, और एक क्वेश्चन किया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के। इस क्वेश्चन में एक यूनिफॉर्म रॉड जिसका मास एम लेंथ एल है, उसका पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं। तो ये रॉड इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मास से मिलकर बना है। तो ग्राउंड से एक्स हाइट ऊपर कोई एक पॉइंट मास लिया dx लेंथ का, उस पॉइंट मास का मास निकाला, और उस पॉइंट मास के लिए फॉर्मूला mgh लगाया। h की जगह x है, पॉइंट मास की जगह dm है। फिर सबको ऐड करना है, कहां से कहां तक, x इज इक्वल टू 0 से l तक। तो इसको इंटीग्रेट कर दिया, x इज इक्वल टू 0 से l, तो हमें पोटेंशियल एनर्जी मिल गया पूरे रॉड का। तो स्टार्ट करते हैं एक ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन से, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेशन का। सो सिमिलर क्वेश्चन, कैलकुलेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी of a uniform chain as shown in figure। डायग्राम कुछ ऐसा है कि ये एक स्फीयर है, और इसके ऊपर एक चेन है, यूनिफॉर्म चेन। ऐसे रखा हुआ है। इस यूनिफॉर्म चेन का मास m है, ये सेंटर है, रेडियस r है, और ये जो ग्राउंड है इसको रेफरेंस लाइन ले लीजिए। रेफरेंस लाइन मतलब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0। कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने का। सिमिलर कैलकुलस मेथड से इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मास है, हर पॉइंट मास का पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, और फिर उसको इंटीग्रेट कर दीजिए या ऐड कर दीजिए, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। चलो कोशिश करो जल्दी।
बोलो, हुआ कुछ? बोलो, हुआ कुछ? अरे, कुछ हुआ? नहीं सर। चलो, थीटा एंगल पर एक डी थीटा सेगमेंट पर लिया, तो इस छोटे से डी थीटा सेगमेंट में इतनी दूर में जो चेन है, इस चेन का लेंथ कितना होगा? आर डी थीटा होगा लेंथ। यस सर। तो उसका मास डी एम कितना होगा? मास पर यूनिट लेंथ जो भी होगा देख लेंगे, इंटू आर डी थीटा, ऐसा होगा। इस एलिमेंट्री पार्टिकल की हाइट कितनी हो गई यहां से? आर कॉस थीटा के बराबर होगा। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? डी एम इंटू जी इंटू एच, दैट इज आर कॉस थीटा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो सोच के बताओ। बोलो, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। नो सर। तो लैम्डा आर डी थीटा जी आर कॉस थीटा, सो लैम्डा आर स्क्वायर जी कॉस थीटा डी थीटा। लैम्डा क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। तो टोटल मास m और टोटल लेंथ ऑफ द चेन कितना होगा? पाई आर होगा, है ना। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो m अपॉन पाई आर इंटू लैम्डा आर स्क्वायर जी इंटू कॉस थीटा डी थीटा। सॉरी, लैम्डा तो चला गया ना, ये लैम्डा नहीं होगा, लैम्डा का वैल्यू पुट कर दिया। सर पाई आर कैसे आया? लेंथ लेंथ ऑफ चेन कितना हुआ? मास ऑफ चेन अपॉन लेंथ ऑफ चेन। ओ ओके सर। इसको अगर इंटीग्रेट कर देंगे दोनों ओर तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे? तो इस पूरे चेन को कवर करने के लिए मुझे इस लाइन से इधर एंटी क्लॉकवाइज डिग्री में 90 डिग्री जाना होगा, और उसके बाद इधर क्लॉकवाइज में 90 डिग्री जाना होगा। मैंने थीटा इधर क्लॉकवाइज लिया है, तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन विल बी -90 डिग्री टू +90 डिग्री। सो -π/2 टू +π/2। cos थीटा का इंटीग्रल इज sin थीटा, सो sin थीटा। लोअर लिमिट -π/2, अपर लिमिट +π/2। तो साइड 91 112 हो गया ये, तो 2 mgr अपॉन पाई, ये हमारा आंसर होगा। जल्दी से कॉपी कर लो।
हो गया? हो गया, आगे बढ़ूं? यस सर। चलो, नेक्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बचपन में नाम सुना है इसका? Yes, sir. क्या होता है इसमें? It can be neither destroyed nor it can be created. यही पढ़ा था सर। चलो, ऐसे शुरू करते हैं। फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, work done by all forces is equal to change in kinetic energy। ऐसा होता है, ये हम लोग प्रूव करके देख भी चुके हैं पहले। बोलो। यस यस सर। ये तो हम लोग प्रूव करके देख चुके हैं ना। यस सर। अब ऑल फोर्सेस में क्या क्या फोर्स हो सकता है? कुछ कंजर्वेटिव फोर्स हो सकता है, कुछ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है बताओ? बोलो। इंटरनल फोर्स हो सकता है, एक्सटर्नल फोर्स हो सकता है ना? बोल तो सही। यस सर। यस सर। सो जितने फोर्सेज हैं, ऑल फोर्सेज में हम क्या क्या लिख सकते हैं? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स ये हमेशा 0 होता है ना? और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ये नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, पिछली बार देखे थे। सर तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, that is work done by external force plus work done by non-conservative force is equal to change in kinetic energy plus change in potential energy, है ना? So hence in absence of external force in the system, and absence of non-conservative forces, मतलब सिस्टम में कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो हम ऐसा कह सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी
प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0, है ना। तो Yes, sir. दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बोलेंगे, चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू 0, मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि टोटल एनर्जी सिस्टम का हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कॉपी कर लीजिए इसको। हो गया सर। No, sir. Done, sir.
हो गया होगा सबका? Yes, sir. ठीक है, देखो इसको यूज कैसे करते हैं आप समझते हैं। सिंपल क्वेश्चन से एकदम सिंपलेस्ट क्वेश्चन, वर्क फॉर एनर्जी में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जल्दी से कोशिश कीजिए। 2 मिनट का टाइम है आपके पास। स्प्रिंग कांस्टेंट मान लो के है, के टर्म में आंसर बताना है।
बोलो, आया कुछ? लोग कुछ भी आया? चलो देखो, तुम लोग खाली कॉपी करना जानते हो, तुम लोगों को पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब थोड़ा ना है। देख, इनिशियली ये पोजीशन है, यहाँ पर स्पीड 0 है, और जब यहाँ पर पहुंचा तो उस समय मुझे स्पीड निकालनी है। तो यहाँ पर स्पीड मान लो v है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ। अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी एट A इज इक्वल टू एनर्जी एट B। एनर्जी एट A केवल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगा, हाफ के x1 स्क्वायर। एनर्जी एट B इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगा, हाफ के x2 स्क्वायर, प्लस कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, हाफ mv स्क्वायर। x1 की वैल्यू 2 मीटर, x2 की वैल्यू 1 मीटर। So half k into 2 square is equal to half k into 1 square plus half mv square। तो इसको इधर ले जाओ, 2 2 जा 4, 4 minus 1 3, so 3/2k is half mv square, 2 2 cancel, so v is under root 3k upon m। आंसर मास दिया है 2 kg, तो हो गया अंडर रूट 3k अपॉन 2 मीटर पर सेकेंड। आंसर क्या था इसमें, क्यों नहीं किए मुझे नहीं पता। तुम लोग जो केवल ये नोटबुक कॉपी करते हो या वो भी करते हो कि नहीं, आई डाउट, इसको पढ़ाई नहीं करते यार, ये टाइम पास है। जल्दी जल्दी कॉपी कीजिए। लिख लिया सबने? No, Yes, sir. sir.
Yes, sir. Done. आगे बढ़ते हैं। चलो एक सिंपल क्वेश्चन देता हूँ। चलो ये एक स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग से एक ब्लॉक mkg का हैंग कर रहा है और ये अभी स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर है। ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है। स्प्रिंग कांस्टेंट के। अब यहां से ब्लॉक को रिलीज करेंगे तो ये नीचे जाएगा जाएगा Yes, sir. यहाँ पर छोड़ देंगे तो ये ब्लॉक नीचे जाएगा। क्वेश्चन इज फाइंड द maximum elongation in the spring कोशिश करो।
बोलो भाई, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। अरे कुछ गलत, कुछ तो आया होगा। Sir, under root k upon m into x. एक्स क्या है? क्या है एक्स? Sir, x elongation या तो हाँ तो वही तो ढूंढना है। बहुत बुरी हालत है यार तुम लोगों की। मान लो ये एक्स नीचे आया, ये मैक्सिमम इलोंगेशन है, मतलब यहाँ पर आकर रुक गया, Yes, sir. यहाँ पर भी रुका हुआ था। इस पॉइंट को ए कह देते हैं, इस पॉइंट को बी कह देते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन अगर लगाएंगे, energy at A is equal to energy at B. Energy at A, काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी जो कुछ भी होगा, कहीं किसी को रेफरेंस मान लो बी को ही रेफरेंस मान लेते हैं, ए को भी ले सकते हो, तो इस रेफरेंस के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी mgx, पॉइंट बी पर काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी 0, बट स्प्रिंग में इलोंगेशन क्या होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर होगा, है ना। स्प्रिंग में इलोंगेशन अगर एक्स है तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होगा। yes sir. So mgx is equal to half kx square. So x is 2 mg upon k. Answer. लिख लो जल्दी, लिख लो। हो गया।
Yes. चलो एक और इजी क्वेश्चन करो, पलट वाले इजी वाला। ये हुआ कंप्लीट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 कोशिश करो, एकदम सिंपल है, सबका होना चाहिए। जल्दी।
बोलोगे कुछ? Sir, root of k1 plus k2 upon m, the whole of n, ऐसा कुछ आया सर। देखो थोड़ी देर पहले यही क्वेश्चन किया था, फिर वही कर रहे हैं सेम। ये है मीन पोजीशन। यहां से x डिस्टेंस ब्लॉक को कंप्रेस करने के बाद रिलीज किया गया। तो मान लो यहाँ से x डिस्टेंस यहाँ ले आया ब्लॉक को, और यहां से रिलीज किया। तो ये जो पोजीशन ए है ये इनिशियल पोजीशन है, पोजीशन बी फाइनल पोजीशन है। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे so energy at A is equal to energy at B। एनर्जी एट ए क्या होगा? तो स्प्रिंग 1 x कंप्रेस्ड है तो हाफ k1 x स्क्वायर। स्प्रिंग 2 x इलोंगेटेड है सो हाफ k2 x स्क्वायर। ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो काइनेटिक एनर्जी 0। पॉइंट बी पर जब आएगा तो स्प्रिंग में कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, दोनों स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर आएगा। केवल इस मास m के पास कुछ स्पीड v होगी। जब ये यहाँ पहुंचा तो उस समय इसकी स्पीड v कितनी है, यही पूछा है, यही पूछा है ना। Yes, sir. तो ये हाफ हटा दीजिए तो v हो गया x अंडर रूट k1 प्लस k2 अपॉन m। ऐसा कुछ आंसर होगा? बोलिए। सर। Yes, sir. हाँ पक्का? सर। आगे बढ़े। 1 सेकेंड। यस सर। एकदम वन लाइन है। एक और क्वेश्चन करो। सिमिलर यूज करना तो सीख जाओ।
बोलो जल्दी, आया आंसर? हाँ सर, क्या आया? 3 mv² upon kx. अरे Sorry, तो 3 mv² upon 4, ये 4x². अरे हाँ एक्स तो निकालना है, सॉरी स्प्रिंग कांस्टेंट के निकालना है हम लोगों को। हाँ सर, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। क्या हो गया? v आधा हो गया और स्प्रिंग के पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इतना चला गया। यही कहानी है। हाफ mv² कॉमन, 1 - 1/4 इज इक्वल टू हाफ kx²। हाफ हाफ गया तो 3mv² अपॉन 4 इज kx²। ऐसा होगा? के पूछा है आपसे, तो 3mv² अपॉन 4x², ऐसा कुछ आंसर आया था? बोलो। आगे बढ़े। यस सर। चलो एक और करो, फिर एक दूसरी चीज सिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5।
आया कुछ? 2 minutes. जब ये ब्लॉक यहां से रिलीज होगा उस समय उसकी स्पीड मान लो u है और स्प्रिंग 5 सेंटीमीटर कंप्रेस हुआ था। स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर है। तो यहां से पहले तो हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर। So half k is 100, x is 5 centimeter, that is 5 by 100 ka square is equal to half. Mass is 100 grams, so 100 upon 1000 kg होगा into u square, ऐसा कुछ होगा। तो हाफ 100 गया, ऊपर हो गया 25, नीचे हो गया 10⁴। इसमें ऊपर हो गया u स्क्वायर, नीचे हो गया 10⁻3। तो एक 10 बचा, तो u की वैल्यू हो गई 5/√10 मीटर पर सेकेंड। इस u से यहाँ ये निकलेगा। So the block moves horizontally till it leaves the spring, where it will hit the ground 2 meter below the spring. तो यहाँ से 2 मीटर नीचे ये इसको कहां पर हिट करेगा, मतलब ये r की वैल्यू चाहिए। तो इसके बाद ये काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन हो गया। h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से टाइम मिल गया √2h/g। ये जो r होगा ये x में डिस्प्लेसमेंट, दैट इज u इंटू टी होगा, दैट इज 5/√10 इंटू √2h/g, that is 5/√10 into 2h, that is √2 into 2/g, that is √10। तो ऊपर हो गया 5 into 2 10, नीचे भी हो गया 10, 1 मीटर आंसर। सर नहीं समझा। क्या नहीं समझा? सर आपने लास्ट में जो किया 5/√10 समझा, उसके बाद से नहीं समझा। उसके बाद से काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ा है तो कहाँ से समझेगा। ये इसके बाद हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो गया। इस पार्टिकल के पास x में वेलोसिटी u है, y में वेलोसिटी 0 है, बट y में h नीचे आना है। तो y में डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर से टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया। इतने टाइम में x में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही r की वैल्यू होगी। x में एक्सेलरेशन 0 है तो डिस्प्लेसमेंट इज स्पीड इनटू टाइम। आया कुछ समझ में? यस सर। काइनेमेटिक्स का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। कर लीजिए जल्दी।
आगे बढ़ूं? 1 मिनट सिर्फ। यस सर, डन। आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। लास्ट एक चैप्टर अब आपका खत्म हो रहा है। पोटेंशियल एनर्जी कर्व। And types of equilibrium. देखो फोर्स क्या होता है, माइनस डी यू बाई डी एक्स होता है ना? बोलो। एट इक्विलिब्रियम फोर्स इज जीरो, मतलब डी यू बाई डी एक्स इज जीरो, ये तो पक्का है। तो इस ग्राफ में देखेंगे डी यू बाई डी एक्स जीरो कहाँ होगा? एक यहाँ पर होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक यहाँ पर होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक यहाँ पर होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक यहाँ पर होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो P, Q, R और S ये चार ऐसे पॉइंट है जहां पर इक्विलिब्रियम है ना? यस सर। सो hence P, Q, R and S are points of equilibrium. लेकिन
इसमें अगर ध्यान दोगे तो पॉइंट P पर, पॉइंट Q पर, R तो P के जैसा ही है, और पॉइंट S पर अगर हम देखें तो पॉइंट P पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, Q पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, और S पर पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है। ये दिख रहा है? यस सर। तो एक एक करके अगर हम एनालाइज करें तो पॉइंट P को अगर देखें तो पॉइंट P पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, मतलब पॉइंट P से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रिलीज करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, तो ये वापस पॉइंट P पर ही आने की कोशिश करेगा। बोलो, पॉइंट P से किसी ऑब्जेक्ट को राइट या लेफ्ट ले जाओ तो वापस पॉइंट P पर आने की कोशिश करेगा। यस सर। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के कंडीशन क्या हो गया है? पहला, फोर्स जीरो, मतलब du/dx जीरो होना चाहिए। दूसरा, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, मतलब d2u/dx²। मिनिमम में क्या होता है? मैक्सिमम मिनिमम पढ़े हो ना? मैक्सिमम मिनिमा पढ़े हो? यस सर। तो मिनिमा का क्या कंडीशन होता है? तो यार तुम लोगों से कुछ पूछना ही बेकार है। ये हुआ स्टेबल इक्विलिब्रियम। तुम लोग ये एकदम गधे जैसा बिना किसी दिमाग लगा के क्लास अटेंड करने के अलावा तो कुछ नहीं करते होगे, इसका यही मतलब है। और वो भी कुछ लिखते हो नहीं लिखते मुझे नहीं पता, केवल आके बैठ गए गधे जैसे, उठ के चले गए। अरे मैक्सिमम मिनिमम में पढ़ाया था सर ने। कंडीशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता था? dy/dx जीरो और d2y/dx² अगर पॉजिटिव है तो मिनिमम, और d2u/dx² नेगेटिव है तो मैक्सिमम। बस। तो मेरा क्या है, पॉइंट Q पर देखो, पॉइंट Q पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, तो पॉइंट Q से अगर किसी पॉइंट Q पर जो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है इसको हम डिस्टर्ब करेंगे राइट या लेफ्ट कहीं भी, तो दोबारा Q पर वापस नहीं आएगा, भाग जाएगा। हाँ सर। मतलब पॉइंट Q अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम तो है बट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। नेट फोर्स जीरो है मतलब इक्विलिब्रियम है बट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। थोड़ा भी डिस्टर्ब करो तो ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसका मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन हुआ?
तो पहला कंडीशन फोर्स तो जीरो होना ही चाहिए, तो du/dx जीरो होना ही चाहिए, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होना चाहिए, तो d2u/dx² नेगेटिव होना चाहिए। ये कंडीशन फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ। पॉइंट एस पर देखो तो पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, मतलब पॉइंट एस से राइट ले जाओ या लेफ्ट ले जाओ, जहां ले जाओगे वहीं बैठ जाएगा, तो इसको बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पर क्या होगा कंडीशन, फोर्स तो जीरो होना चाहिए, मतलब du/dx ये तो जीरो होगा ही होगा, और नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, मतलब d2u/dx² ये भी जीरो होना चाहिए। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो हम लोग इसको न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे, और ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। तो एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विलिब्रियम तीन टाइप के होते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। कॉपी कर लीजिए।
Yes, sir. Done. हो गया, लिख लिया सबने? Yes, sir. आगे बढ़ूं? Yes, sir. ठीक है। उससे पहले ये सिंपल सा दो फटाफट सिंपल क्वेश्चन इस पे भेज कीजिए। एससीबी में इसके क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। जैसे एक ये वाला क्वेश्चन है, जल्दी करो, 2 मिनट का काम है। बोलो, आया कुछ? अरे भाई साहब, पहला कंडीशन है कोई भी इक्विलिब्रियम हो du बाई dx 0 होना चाहिए। Sir, equilibrium stable है. इक्विलिब्रियम के लिए du बाई dx 0 होना चाहिए। Yes, sir. तो यहाँ पर du बाई dx क्या होगा? क्या होगा इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो? 2x minus b is equals to 0. तो यहाँ x क्या मिला? b अपॉन 2a। तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन मिला। अब चेक करना है कि कैसा है। तो d2u बाई dx स्क्वायर क्या हो जाएगा? d बाई dx ऑफ 2ax माइनस b। तो ये 2a हो जाएगा और a एंड b पॉजिटिव है, विच इज पॉजिटिव। आया समझ में? इसका मतलब क्या हुआ? x इज इक्वल टू b बाई 2a इज कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ? Stable. स्टेबल इक्विलिब्रियम। कोई डाउट? No, sir. नहीं. जल्दी कॉपी कर लीजिए। ये चैप्टर मेरी तरफ से खत्म। इसमें आप एटलीस्ट एससी वर्मा तो पूरा कर लीजिए, है ना? मेडिकल इंजीनियरिंग दोनों के लिए एससी वर्मा एटलीस्ट पूरा कर लीजिए।
मेडिकल के लिए मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा, इंजीनियरिंग वालों के लिए थोड़ा इससे ज्यादा भी करने की जरूरत होगी, बट फंडामेंटली एससी वर्मा तो पूरा करना ही है। ठीक है, यस सर। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सर।